मेरी बाबा की जो बड़ी वाइफ थी सारी वो बलूचिस्तान से बलोच ही थी। मेरी वालदा जो थी वो पंजाब से सियालकोट से थी। बाबा की जो प्रॉपर्टीज़ थी ना तो बाबा ने वो डिवाइड की। उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरी वालदा को पॉइज़न देकर कत्ल कर दिया। 2014 मार्च में भाई की शादी होती है और उसके बाद 2015 मार्च में मेरी भाभी का कत्ल कर दिया जाता है। जो भाभी की जो फैमिली है उनके ऊपर सौतेले भाइयों का प्रेशर हुआ कि ये FIR है वकार के ऊपर की जाए। 10 अगस्त 2015 को कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि वकार ने अगर सरेंडर नहीं किया तो उसकी जो जायदाद है, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी सील्ड की जाए। 3 दिनों के बाद मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया गया। भाई के कत्ल के बाद सनम बाजी मेरे भाई का केस परसू करने के लिए जाती है। जैसे वापस आती है और मेरी बहन को शफकत कत्ल कर देता है। SHO ने FIR में जो हम विटनेस से उसको शो नहीं किया और मुझे तो लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, पहले ही इतनी ज़्यादा कत्ल किए। तो फिर मैं रातों रात इस्लामाबाद निकल आई। उठते सोते जागते मुझे अपनी वालदा, अपनी भाभी, अपना भाई, अपनी बहन, सबकी लाशें, इतना ज़्यादा ब्लड मुझसे निकल रहा है वो सारा। मुझे रातों को नींद नहीं आती मुझे रातों को नींद। बहुत तकलीफ दे। आपकी फैमिली ने इतना ट्रेजिक टाइम देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताएं कि इन तमाम मसाइल का आगाज़ कैसे हुआ। हम 5 बहन भाइयों में से एक बहन और एक भाई का मर्डर हो गया। एक मैं हूँ और मेरे एक भाई को मेंटली और फिज़िकली डिसेबल किया गया था। एक डिसेबल भाई है और एक मेरी बहन है जो कोयटा बलूचिस्तान में रहती है। मेरे बाबा की 5 शादियाँ हुई। बाबा की जो बड़ी वाइफ थी सारी वो बलूचिस्तान से बलोच ही थी। मेरी वालदा जो थी वो पंजाब से सियालकोट से थी। बाबा की जो प्रॉपर्टीज़ थी ना तो बाबा ने वो डिवाइड की। उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मतलब एक पंजाबी औरत है तो उनके नाम, उनके बच्चों के नाम क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। बेसिकली मेरा ग्रैंडफादर एंड फादर वो बलूचिस्तान नसीराबाद से बिलोंग करते थे। तो 1985 में मेरे ग्रैंडफादर और फादर वो जैकमाबाद सिंध शिफ्ट हुए। तो मसला तब शुरू होता है जब मेरे वालिद साहब को फालिज का अटैक होता है और वो जिस्मानी तौर पे माजूर हो जाता है। जो मेरा सौतेला भाई था अनवर और उसका बहनोई फ़रीद, उन्होंने बाबा की ये कंडीशन देखकर मेरी वालदा को पॉइज़न देकर कत्ल कर दिया। अम्मी के बाद उनका जो दूसरा जो टारगेट था वो भाई मुन्नवर बना। जो छोटा बच्चा था उसको कैद कर दिया गया और उसको इतना मेंटली फ़िज़िकली टॉर्चर किया गया कि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया। तो फिर उसको हैदराबाद के गिंदू बदर में भेज दिया गया। फिर 20 साल मेरे भाई ने वहाँ गुजारे। उसके बाद फिर हम बहन भाई जैसे कि सनम बाजी और फ़रद और वकार भाई और मैं, तो हमसे वो लोग अपने घर का काम लेते थे, सफाई करवाना, बर्तन धुलवाना और कपड़े धुलवाना। तो उन्होंने हमें अपने नौकरों की तरह रखा हुआ था। इन हालात के बावजूद आपके छोटे भाई हम देखते हैं कि लॉयर बने। उनके बारे में बताइएगा कि उन्होंने अपनी तालीम कैसे हासिल की। जो भाई वकार था उसको बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो फिर दादा के पास गया था कि मुझसे ये जो सौतेले भाई है ना, सौतेली माई, ये मुझसे सारा दिन काम करवाए, ठीक है, लेकिन मुझे स्कूल जाने का भी मौका दिया जाए, मेरी तालीम को ज़ाया ना किया जाए। तो फिर इस तरह दादा ने मेरे भाई वकार की हेल्प की। जब दादा ने देखा कि मतलब वो टाइम आ गया है कि वो इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो फिर उन्होंने एक जिरगा बिठाया। उसमें सब सौतेले भाई थे और सब में जो ज़मीनें थी हमारी बलूचिस्तान में और जैकमाबाद में, जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, वो सब में इक्वली डिवाइड किया। भाई और हम कराची शिफ्ट हो गए। फिर मसला इस तरह शुरू होता है कि मेरे भाई की जब एजुकेशन ला कंप्लीट हो गया तो हम फिर वापस जैकमाबाद आ गए। तो भाई ने कहा था कि मैं मतलब बलोच कबीले में ही शादी करूँगा। 2014 मार्च में भाई की शादी होती है खोसा फैमिली में और उसके बाद 2015 मार्च में मेरी भाभी का कत्ल कर दिया जाता है। आपकी भाभी का ताल्लुक ना तो आपके ख़ानदान से था और ना ही आपके सौतेले भाइयों के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी।
तो फिर उनको कत्ल करने की क्या वजह बनी? हमारे घर में उस दिन एक मसला चल रहा था। मेरी भाभी ताहिरा खोसो, उसकी बहन की शादी थी। भाभी और मेरा भाई वकार आए थे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। मेरा भाई बैठक में बैठा हुआ था। वो जब घर जाता है, भाई ने देखा कि भाभी अपने कज़न के साथ रूम में बैठी हुई है, तो फिर उसी वक्त भाई भाभी को वापस घर लेकर आया। मेरे भाई ने भाभी की वालदा को, उसके वालिद को और उसके भाइयों को बुलाया। उस दौरान क्योंकि मसला था, आपस में थोड़ा बहुत तेज़ हो रहे थे, तो मेरा जो डिसेबल भाई मुन्नवर, उसने देखा कि वकार भाई एक है और वो लोग जो भाभी के भाई और वालिद साहब हैं वो काफ़ी सारे मर्द थे। तो मुन्नवर भाई बाहर गया। बाहर जो सौतेले भाइयों की बैठक थी, वहाँ पर फ़रीद बैठा हुआ था जो मेरा सौतेला बहनोई है, और ये अनवर लोग। तो वो लोग आए और कहा कि क्या मसला है। तो भाई ने उनको कहा आप लोग जाए, हमारा आपस का मसला है। उस पर भाभी की वालदा ने और वालिद ने कहा कि ये आपस में कज़न्स बैठे हुए थे, ठीक है, गपशप कर रहे थे, तो ये बात वकार को ठीक नहीं लगी। वकार मेरी बेटी को तलाक दे रहा है, मेरी बेटी को छोड़ रहा है, तो आप लोग इसको समझाएं। तो उस वक़्त जो सौतेला बहनोई है, फ़रीद, जो ख़ुद को कामरेड बुलाता है, तो उसने कहा ये तो कारी है, ये तो इतना बड़ा मसला है, तो इसको हम मारेंगे। तो उसी वक्त उसने गन निकाली और भाभी को शूट कर दिया। ये कत्ल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वकार की औलाद ना हो, ताकि वो फिर से इन सारी ज़मीनों और प्रॉपर्टीज़ पर काबिज़ हो जाए। इस वाक़े के बाद आपके भाई ने फ़रीद, जो कि आपके सौतेले बहनोई भी हैं, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की ताकि उनको इस मामले में सज़ा दिलवाई जा सके? जो भाभी की जो फैमिली है, उनके ऊपर सौतेले भाइयों का प्रेशर हुआ कि ये FIR है वकार के ऊपर की जाए। अगर आप लोगों ने वकार के ऊपर प्रेशर नहीं दिया, वकार के ऊपर FIR नहीं कटवाई, तो भाभी के साथ जिसको काला किया, जो उसका कज़न है, तो हम आप लोगों के कारे को भी मार देंगे। तो फिर खोसा फैमिली ने मेरे भाई के ख़िलाफ़ केस दायर किया और उसमें जो है ना फ़रीद का भी नाम दिया। मेरा भाई रूपोश हो गया। 10 अगस्त 2015 को कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि वकार ने अगर सरेंडर नहीं किया तो उसकी जो जायदाद है, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी सील्ड की जाए। तो 13 अगस्त 2015, 3 दिनों के बाद, इस ऑर्डर के बाद 3 दिनों के बाद मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया गया, क्योंकि मेरे भाई की प्रॉपर्टी जब्त हो रही थी। तो ये सौतेले भाई परेशान हो गए कि जिस प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने की लालच में हम कत्ल करते आ रहे, वही प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जा रही है। मेरे भाई को कत्ल करके उसकी लाश गाड़ी में रख के और थाने के सामने खड़ी कर दी गई, ताकि पुलिस देखे और कोर्ट में जो है ना एक जवाब सबमिट हो। इस केस में जो अक्यूज़ था वही मर गया। तो मेरे भाई वकार को कत्ल अनवर, बशीर, वकास और शफ़क़त, लियाकत, इन सौतेले भाइयों ने मेरे भाई का कत्ल किया है। मेरे भाई को कत्ल करके फ़ौरन बाद जो हमारी जो ज़मीनें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उस सब पर शफ़क़त ने और दूसरे सौतेले भाइयों ने कब्ज़ा कर दिया। तो शफ़क़त ने इस तरह सारी हमारी प्रॉपर्टी, ज़मीनें अपनी वाइफ और अपनी बेटी के नाम ट्रांसफ़र कर दी, फॉर्जरी करके। भाई के कत्ल के बाद ये जो केसेस थे, ये सनम बाजी ने परसू करना स्टार्ट किए। सनम बाजी ने DC ऑफिस में एप्लीकेशन दी, तो फिर DC ने फॉरेंसिक करवाया, जिसमें क्लियरली शो हो गया कि ये थंब सिग्नेचर हमारे नहीं है। तो फिर वापस रिवर्स हो गई, हम सब के नाम ट्रांसफ़र हो गई। जैसा कि आपने बताया कि सब के बाद आपकी बहन केसेस को परसू कर रही थी, तो ये जानते हुए कि आपकी वालदा का पहले मर्डर हो चुका है, आपके भाई को मार दिया गया, आपकी बहन ने पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं ली? सनम बाजी ने वकार भाई का केस रीओपन करवाया कि मैं इसकी रियल सिस्टर हूँ, इस केस को मैं ख़ुद परसू करूँगी ताकि मेरे भाई के खून के साथ जस्टिस हो। सौतेले भाइयों को इस चीज़ का इल्म हो गया। वो लोग आए और सनम बाजी को हमें धमकाने लगे, केसेस से हाथ उठाओ, प्रॉपर्टी से हाथ उठाओ, वरना कि तुम्हारा भी अंजाम वैसा ही होगा। धमकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सनम बाजी ने प्रोटेक्शन एप्लीकेशन दी। जैकमाबाद सिटी में जो सौतेले भाई है, जो शफ़क़त है, उनके पॉलिटिकल इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कि SHO ने हमें प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। फिर उस SHO के ख़िलाफ़
और सौतेले भाइयों के ख़िलाफ़ सनमबाजी कोर्ट गई, 22 AB फाइल की कोर्ट में। तो उसी दौरान कोर्ट का नोटिस जाता है पुलिस स्टेशन 30 मई को, और 31 मई को सनमबाजी मेरे भाई का केस परसू करने के लिए जाती है। जैसे वापस आती है और मेरी बहन को शफकत कत्ल कर देता है। वो जो SHO था जिसने हमें टाइम पर प्रोटेक्शन नहीं दी, कोर्ट के ऑर्डर को भी साइड कर दिया, वही SHO FIR अपनी मुद्दत में काटता है सिर्फ हमारा केस डैमेज करने के लिए। SHO ने FIR में जो हम विटनेस से उसको शो नहीं किया। तो फिर मैंने 164 के बयान दिए मजिस्ट्रेट के पास। जैसे मैंने 164 के बयान दिए तो फिर मुझे भी मारने की धमकियाँ दी गई, और मुझे तो लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, पहले ही इतनी ज़्यादा कत्ल किए। तो फिर मैं रातों रात इस्लामाबाद निकल आई। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि आप केसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं एंड देन केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सो थोड़ा सा बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस पर क्या कार्रवाई हुई। 2018 में मैं इस्लामाबाद आ गई थी, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई। उस वक़्त के चीफ जस्टिस को मैंने एप्लीकेशन दी, तो फिर मेरी एप्लीकेशन पर 100 मोटर नोटिस लिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है तो IG सिंध और IG बलूचिस्तान वो रिपोर्ट्स के साथ पेश होते हैं कि जी बिल्कुल इनके भाई वकार का मर्डर हुआ बलूचिस्तान में, नसीराबाद बाबा कोर्ट में। उस केस को परसू कर रही थी सनम, और IG सिंध ने कहा जी बिल्कुल उसका भी मर्डर हो गया। उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि इन FIR में जो अक्यूज़्ड है उनको आप लोगों ने गिरफ़्तार किया है? तो कहा नहीं, गिरफ़्तार कोई भी नहीं है, सब एब्सकॉन्डर्स हैं। तो फिर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। इस दौरान 3 SSP जैकमाबाद ट्रांसफ़र किए गए क्योंकि वो शफकत को गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रहे थे। तो फिर एंड में जो SSP आया था अब्दुल कयूम पताफ़ी, तो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया। तो जैसे कि SSP वापस गया, वापस जाते ही कराची में जो शफकत का जो ससुर है, जो शफकत का जो ब्रदर इन लॉ, जो साला है, और शफकत की जो वाइफ है, उनको घर से उठाया और उनसे कहा कि शफकत हमें पैदा करके दो, क्योंकि शफकत को आप लोगों ने छुपाया हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है। तो इस तरह जो है ना वो लोग शफकत को SSP के सामने पेश करते हैं। अक्यूज शफकत के गिरफ्तार होने के बाद कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी, और क्योंकि आप वीडियो लिंक से अपीयर हो रही थी, सो बताइएगा कि लोअर कोर्ट्स का रिस्पांस कैसा था। एक तो इतने टाइम्स तक ये शफकत एब्सकॉन्डर रहा, उसके बाद जैसे कि ये गिरफ़्तार होता है तो फिर ये शिकारपुर एंटी टेररिज्म कोर्ट पर नो कॉन्फिडेंट फाइल करता है और लाड़काना एंटी टेररिज्म में केस ट्रांसफ़र करवाता है। जैसे लाड़काना एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होता है, मेरे एविडेंस पे डेट रखी जाती है, तो फिर क्या करता है केस लाड़काना हाई कोर्ट में चैलेंज करता है कि इस केस से 780A की सेक्शन हटा दी जाए। ये हमारे केस से 780A की सेक्शन हटा दी गई और ये केस वापस जैकमाबाद सिटी ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि इस केस में मैं विटनेस हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा थ्रेट्स है जिसकी वजह से मैं जैकमाबाद सिंध नहीं जा सकती। मेरी फैमिली के सारे मर्डर जैकमाबाद सिंध में ही हुए हैं। 2022 में ये केस ट्रांसफ़र होता है हैदराबाद क्रिमिनल मॉडल कोर्ट में। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरे जो बयान है वो वीडियो लिंक के थ्रू लिए जाए। मेरे एविडेंस रखे गए, तो उस डेट पर मैं इस्लामाबाद ई कोर्ट में प्रेजेंट होती हूँ। तो मेरे जो स्टेटमेंट थे वो सारे, एक तो जो मैंने बात कही वो नहीं लिखी गई और जो मैंने बात कही नहीं वो लिखी गई। मैंने कहा मेरी बहन का जो मर्डर है वो 31 मई को हुआ है, तो वहाँ पर 30 मई लिखा गया। मैंने कहा पुलिस ने 161 के बयान अपनी मर्ज़ी से 7 दिनों के बाद लिखे, तो उन्होंने 6 लिख दिए। तो काफ़ी सारे मेरे स्टेटमेंट वो डैमेज किए गए। विटनेस को उसका बयान आखिर में पढ़ के सुनाया जाता है, तो मुझे मेरा जो बयान है वो भी पढ़ के नहीं सुनाया गया। मैंने जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में नो कॉन्फिडेंट फाइल किया 2023 में, और हाई कोर्ट ने फिर हमारी एप्लीकेशन ये बोलकर डिसमिस कर दी कि केस इसी जज के पास चलेगा। और उसके बाद मेरे लॉयर ने वहाँ करेक्शन की एप्लीकेशन दी और वो हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। हम गए हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि मेमोरेंडम बनाया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट का जो जज था उसका इतना ज़्यादा प्रेशर था कि क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट करो। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट किया। जैसे कि
मेरे चीफ एग्जामिनेशन में मैं एक बात करती थी, दूसरी बात लिखी जाती थी। तो उसी तरह 2023 से 2026 तक क्रॉस एग्जामिनेशन चले हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन भी गलत लिखे गए काफ़ी जगहों पर। एज यू हैव टोल्ड कि पिछले 3 साल से क्रॉस एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो अभी करंटली इस केस का क्या स्टेटस है? तो फिर मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई कि मेरे जो स्टेटमेंट है, एक तो उसकी करेक्शन भी नहीं की जा रही और मुझे बयान भी पढ़ के नहीं सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में मेरी एप्लीकेशन पे केस फिक्स होता है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के पास और जस्टिस इरफान सादत ख़ान के पास। तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि जो वीडियो रिकॉर्डेड है, जो वीडियो के थ्रू जो बयान लिए गए तो वो है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डेड है। तो ऑर्डर पास होता है कि वो जो वीडियो है वो कोर्ट में लाई जाए। तो नेक्स्ट डेट पे वीडियो सबमिट नहीं करवाई जाती। वही मेरे जो स्टेटमेंट है जिस पर मेरा क्लेम है कि ये गलत लिखा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाता है। तो फिर मैं जजेस से कहती हूँ, ये तो जब मैं अपने स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, मैंने कहा ये तो वही स्टेटमेंट है जिस पर मेरा क्लेम है। तो फिर जज साहब ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ऑर्डर किया प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहमी का इज़हार किया कि आप वीडियो, चीफ एग्जामिनेशन की वीडियो लाएं। फिर हमारी हेयरिंग होती है और जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है वो यूएसपी देता है। और जब उस वीडियो को ऑन किया जाता है तो फिर उस वीडियो में मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन की मेरी वीडियो होती है। तो जजेस देखते हैं कि ये तो क्रॉस एग्जामिनेशन की हम चीफ मांग रहे हैं। जो चीफ एग्जामिनेशन होता है वो विटनेस करता है, विटनेस अपने बयान रिकॉर्ड करवाता है। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो अक्यूज्ड का लॉयर, वो सवाल करता है, वो बहस करता है। तो फिर जो अक्यूज्ड का वकील था वो बार बार ये ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि सर सिर्फ एक अल्फाज की मिस्टेक है, सिर्फ एक अल्फाज की मिस्टेक है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कत्ल का ट्रायल है, एक अल्फाज से भी मुल्जिम को फ़ायदा पहुंचेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसी पर बहस चल रही है। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये तमाम केसेस प्रॉपर्टी की वजह से ही शुरू हुए थे। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट गई तो क्या आपने मर्डर के साथ साथ प्रॉपर्टी के केसेस पे भी अपील की? आईजी सिंध, आईजी बलूचिस्तान, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो कत्ल है सारे ये प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने की लालच में उन्होंने किए हैं। तो फिर मर्डर केसेस के साथ प्रॉपर्टीज़ का भी नोटिस लिया गया था और बलूचिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और जैकमाबाद के सिंध, चारों डिस्ट्रिक्ट के डीसीओज़ को नोटिस भेजा गया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कब्ज़ा किसके पास है, तो डीसीओज़ ने कहा कि कब्ज़ा सौतेले भाइयों के पास है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए कि उनसे कब्ज़ा लिया जाए। एंड में क्या होता है, डीसीओज़ कहते हैं कि हमने नायाब के स्टेप ब्रदर्स से सारी ज़मीनों का कब्ज़ा ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और डिस्ट्रिक्ट जैकमाबाद। तो फिर मैंने जजेस साहब से कहा कि मैं तो सिंध बलूचिस्तान नहीं जा सकती, तो फिर मैं उन ज़मीनों पर मेंटेनेंस कैसे करूँगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए डीसीज़ को कि ये जो ज़मीनें हैं इनको आप लोग मेंटेनेंस करें और अगर कोई भी इस ज़मीन पर मसला करता है तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। मेरी ज़मीनें डीसीओज़ ने ठेके पर दे दी जिसकी इनकम मुझे आती थी। फिर जैसे कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ होता है, फिर से सौतेले भाइयों की मुदाखलत, वैसे ही प्रेशराइज़ करना मेरे किसानों को। ये जो मेरी ज़मीनों का जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका भाई है, तो सौतेले भाइयों ने इसके ऊपर हमला किया और इनके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई ताकि ये लोग ज़मीन को आबाद ना करें। ये मुझे मतलब फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर ये केसेस परसू नहीं कर पाएगी। आप तकरीबन पिछले 8 साल से ये तमाम केसेस लड़ रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से उम्मीद है कि आपको एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा? जब सनम बाजी का कत्ल हुआ, छोटे थे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो अब तो वो बड़े हो गए। तो मैं कोर्ट से वापस घर जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं बच्चे कि खाला जिसने हमारी अम्मा को कत्ल किया था उसको सज़ा मिली? तो मैं बच्चों को कहती हूँ जी आप दुआ करो, इंशाल्लाह उसको सज़ा मिलेगी। मैं लड़ रही हूँ ना,
तो मैं आपकी अम्मी के खून के साथ इंसाफ में लेकर रहूँगी। इंसाफ मेरा हक है। ये अदालतें हम मज़लूमों के लिए बनी है, ना कि जालिम के लिए। जब हमारे साथ जुल्म किया जाता है तो हमारे पास एक ही फॉर्म होता है, वो होती है अदालतें। अदालतों में बैठा हुआ जज, जब हम उस काजी के पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, अगर वही काजी हमारी फरियाद को तोड़ मतोड़ कर गलत लिखे जिसका फ़ायदा मुलजिम को पहुँचे, तो फिर हम मजलूम, हम विक्टिम्स कहाँ जाए? कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटकाए? कहाँ से अब इंसाफ ले? उठते सोते जागते मुझे अपनी वालदा, अपनी भाभी, अपना भाई, अपनी बहन, सबकी लाशें, इतना ज़्यादा ब्लड मुझसे निकल रहा है, वो सारा मुझे रातों को नींद नहीं आती मुझे रातों को नींद, बहुत तकलीफ दे। फिर भी मैंने हिम्मत की हुई है। वो हिम्मत इसलिए कि ताकि मैं अपनी बहन के खून के साथ इंसाफ लूँ, उसका मैं इंसाफ लूँ, उसके साथ जस्टिस हो, ताकि वहाँ जो हमारा जो इलाका है नसीराबाद है, जैकमाबाद है, मैं वहाँ से हूँ, ताकि वहाँ एक एग्जाम्पल हो कि जो असर व रसूख रखते हैं, जो पावर्स रखते हैं, जो बोलते हैं वहाँ के मर्द कि हमारे हाथ बड़े हैं, हम तुम लोगों को इस तरह कुचल देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि शफकत मेरी बहन को कहता था कि मेरे हाथ बहुत बड़े हैं सनम, ऐसे मारूंगा ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो आज उसके हाथों में मैं हथकड़ी देखती हूँ ना तो एक मुझे खुशी होती है। सिंध की अदालतों पर उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फिर भी मैं उम्मीद रखती हूँ जिस जज के पास हमारा ट्रायल चल रहा है, या जो जज इस केस में डिसीजन देगा, कि वो मेरी बहन के नाहक खून के साथ, उसके बच्चों के साथ और हमारे साथ इंसाफ करेगा, उस कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा।